हेलो एवरीवन। नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया टू योर ओन चैनल। दोस्तों, आज मार्केट ठीक ठाक लग रहा है और डेली ट्रैकिंग से बेटर है कि 2-3 दिन में बीच बीच में ट्रैक करते रहे। बट फिलहाल आज अगेन मार्केट क्लोजिंग के आधा घंटा पहले अगर हम सिर्फ शुरुआत में निफ्टी पे एक लेवल देखें तो आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स सब ऊपर हैं और अच्छा कर रहे हैं। और वैसे निफ्टी 25,317 यानी 25,300 का जो वो दहलीज है वो क्रॉस करने में कामयाब हुआ है, विच इज गुड न्यूज। इट्स एज ऑफ 3 PM इट इज 144 पॉइंट्स अप, विच इज वेरी गुड। बैक टू बैक 2 दिन ऊपर आए तो अभी कम से कम हमारा वो जो 200 डे मूविंग एवरेज था ना, वो ऐसा लग रहा है कि शायद बच जाएगा। शायद अभी भी मतलब क्या ही बोल सकते हैं। अब तक तो लग रहा है अभी इतने फास्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और जितना आप जाएंगे यूट्यूब पे देखेंगे आपको वो इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील पे भी 50 तरह के व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। जितना हो सके सब अपने अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। बट एक बात तो फैक्ट है कि देखिए उस डील को साइन होने में और 27 मेंबर नेशंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन के साथ रैटिफाई होने में अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। आप खुद सोचिए 27 पार्लियामेंट में वो डील पास होएगी। जल्दी हो तो बहुत अच्छा है। इसी बहाने हमें यूरोप की एफिशिएंसी का भी पता चलेगा कि जब उनके यूरोपियन यूनियन की हेड उर्सुला जो मोहतरमा है, जब वो आके डील साइन करके जाती हैं कितने, क्योंकि अभी तो हमें डेट पता है 27 जनवरी डील वॉज साइन, तो इन इफेक्ट फ्रॉम कब से आती है वो देखना पड़ेगा। But anyway, today let's talk about some other, concerns that are bothering the market. और उसमें पहला कंसर्न है जापान। आउट ऑफ नोवेयर वहां से ये खबर आई और पिछले एक हफ्ते 10 दिन से वो चल ही रहा है। एंड आई कमेंड माय सर्टेन मेंबर्स एंड व्यूअर्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट आल्सो टू मी। उन्होंने कमेंट्स में पॉइंट आउट भी किया था और मैं सारे कमेंट्स टू अ फॉल्ट पढ़ता हूँ, उनको देखता हूँ जहां जहां से मुझे खबरें मिलती है। तो कुछ एक दो मेंबर्स ने हमारे पॉइंट आउट भी किया था कि इस पे नजर रखनी चाहिए एंड इवेंचुअली इट्स बिकमिंग लाइक अ ब्रूइंग क्राइसिस अगेन, बट दिस टाइम नॉट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट्स फ्रॉम द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। सो बेसिकली दोस्तों पहले समझना पड़ेगा कि जापान जो है ना वो करेंसी एक्सपोर्टर है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जापान की जो करेंसी है येन, YEN, वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स वीकेस्ट करेंसीज है। मुझसे ये मत पूछना क्यों। 1985 में 1990 तक बेसिकली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान की जो इकोनॉमी थी वो एक अपस्विंग पे निकल गई और वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए थे 1989 तक। उसके बाद में वो एक यूएस के साथ अकॉर्ड साइन होता है और धीरे धीरे वो देश 30-35 साल तक ना उसका मार्केट ऊपर उठा ना वो कंट्री उठी, लेकिन इट मेंटेन्ड इट्स पोजीशन एज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो बना बना के बेचते गए लेकिन करेंसी पिटती गई। तो एक फंडा होता है, एक फंडामेंटल ट्रेड बोलते हैं इसको, कैरी ट्रेड, जो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। कैरी ट्रेड का मतलब यह है कि बैंक ऑफ जापान जो है वो आपको बहुत कम ब्याज पे पैसा उधारी पे देते हैं। यानी लास्ट ईयर तक तो 0% था। अब जाके अब क्या हो रहा है कि मैं आऊंगा उस पर क्या चेंज हुआ है, बट आप अज्यूम करो बैंक ऑफ जापान जो सेंट्रल बैंक है वो 0.5% पे पर ईयर के ब्याज पे आपको पैसा उधारी में दे रहा है। तो पूरा अमेरिका, अमेरिका के बड़े बड़े ट्रेडर्स, हेज फंड्स, इवन सम ऑफ द पेंशन फंड्स दैट आई नो, सम ऑफ द बिग म्यूचुअल फंड्स, वो क्या करते हैं, फ्रेश कैपिटल रेज करने के लिए जापान से 0.5% उनका लेंडिंग रेट है ना, तो चलो 1% पे लोन उठा लिया या चलो 1.5% पे थोड़ा एक्स्ट्रा मलाई देके और पैसा उठा लिया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाते हैं जापान से, क्योंकि इंटरेस्ट तो देना है आपको 1% या 1.25% साल का। वो पैसा उठा के वो लोग डालते थे यूएस के बॉन्ड्स में, मार्केट में भी नहीं, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में, जो आपको 4-4.5% रिटर्न दे देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये सीधा सीधा इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज इसको बोलते हैं, कवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। यानी वहां से 1.5% पे मैंने पैसे उठाए और यहाँ मैंने 4.5% कमा लिया। 1.5%, 1.5% में इसलिए बोल रहा हूँ
कि उसमें कुछ कंप्लायंस कॉस्ट, कुछ कमीशन, कुछ और ऊपर से लेना देना जो है वो सब ऐड करके 1.5%, फिर भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। तो वो पैसा उठा के मैं 4.5-5% अगर कमा लूं, तो मुझे क्या मार सकता है? सिर्फ मेरा करेंसी जो है वही मुझे मार सकता। अगर करेंसी स्टेबल रहे तो ये 3% का मार्जिन मार्जिन 3% का उस यूएस वाले ने कमा लिया। अब आप सोचो, अगर आप $1 मिलियन उठाते हो, $1 मिलियन इन टूडेज टर्म्स इज 9 करोड़ रुपीज। मैं एग्जाम्पल के लिए पकड़ता हूँ 10 करोड़ रुपया। अगर आप 10 करोड़ आईएनआर उठाते हो जापान से और 3% उस पे आप कमाते हो, सो यू आर एवरी ईयर मेकिंग 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर डूइंग नथिंग। उधर से कम ब्याज में उठाया और आगे बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स तो सिक्योर होते हैं, बॉन्ड का रिटर्न तो आ ही जाएगा। भाई मार्केट ऊपर नीचे होता है बट बॉन्ड्स में तो पैसा बनेगा। और बहुत सारे ट्रेडर उसमें भी डेट शाणे होते हैं, उसमें भी उनका दिमाग और चलता है कि थोड़ा बॉन्ड्स में डालेंगे यूएस में, थोड़ा यूएस के बाजार में डालेंगे। तो वो कोशिश करते हैं कि 4-5% की बीच की जो मार्जिन है वो कमा ले। अब क्या हो रहा है कि जापान की जो करेंसी है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, वो धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रांग होती जा रही है। और ये काफी टाइम से चल रहा है, ये डेवलपिंग स्टोरी है। ये मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो में कवर किया था, लेकिन अभी वो पानी यहां तक आने की बात हो रही है। तो अभी येन जो है, जो अक्सर डॉलर के मुकाबले कमजोर रहता था, अब वो अपने पंख फड़फड़ा रहा है। और येन भी डॉलर को, मतलब डॉलर येन के सामने भी वीक हो रहा है। आपको याद है मेरा 2 दिन पहले का वीडियो जिसमें हमने यूएस डॉलर दिखाया था, कैसे 13% यूएस डॉलर गिर गया है। उसके बाद भी इंडियन रुपी 8%, गिरते डॉलर में भी रुपया गिरा है, 92 तक पहुंच गया, कगार पे, 92 के कगार पे है ना। तो डॉलर वीक हो रहा है ग्लोबली अगेंस्ट अदर करेंसीज, उसके खिलाफ भी हम गिरे। बट डॉलर वीक हो रहा है और येन स्ट्रांग हो रहा है। तो जितने लोगों ने छोटे मार्जिन कॉल्स लिए थे ना, वो अब कहीं ना कहीं से माल बेचेंगे। अपेरेंटली ये जो पैसा है जो घूम रहा है, इस तरह के कैरी ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, कैरी ट्रेड, उधर से उठाया इधर फेंका, उधर से उठाया इधर फेंका, बीच में कमाया 3-4-5%। दिस मनी रन्स इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। मेजॉरिटी ऑफ दिस मनी इज इन्वेस्टेड इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। अगर वहां बिकवाली आई, जो आना शुरू हो गई है, तो सबसे पहले बॉन्ड मार्केट वहां का आपको हकीकत बताता है। फिलहाल जो वो हकीकत बता रहा है वो एक काइंड ऑफ इम्पेंडिंग क्रैश की ही बता रहा है। तो उस वजह से डॉलर वीक हो रहा है। और अब जो आग में घी डालने का काम अक्सर करते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व जो वहां का सेंट्रल बैंक है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ट्रेजरी के बॉन्ड्स उनके कमजोर हो जाएं या उनकी यील्ड पे फर्क पड़े। तो वो, ऐसा रूमर है कि यूएस फेडरल रिजर्व जापान की करेंसी को बचाने में लगा हुआ है और वो खुद अपने डॉलर बेच रहा है। क्योंकि देखिए, अमेरिका में अगर डॉलर वीक होता है तो एक तरह से अमेरिका के एक्सपोर्ट्स को तो फायदा है ही, अमेरिका भी अपना जो माल बेचते हैं। अगर यूएस डॉलर वीक हो रहा है तो टेक्निकली उनको नुकसान है फ्रॉम अ करेंसी पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। बट डोनाल्ड ट्रंप का जो मागा मागा प्लस मेगा नहीं, मागा का जो वोट बैंक है, उसको ये दिखने में आता है ना कि अमेरिका ने देखो सबको माल बेचा वगैरह वगैरह। एक छोटा फायदा है, बड़ा नुकसान दूसरों को होगा ना, क्योंकि अमेरिका के मार्केट्स में जो पैसा लगा हुआ है उसमें से आई थिंक काफी हद तक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट बाहर के देशों का लगा हुआ है। तो अब आप सोचो कि बिकवाली कहाँ से आएगी? पहले बॉन्ड मार्केट आपको यील्ड कर्व में दिखाएगा, उसके बाद यूएस के स्टॉक्स में बिकवाली आएगी, उसके बाद अगर ये पैसा कहीं इमर्जिंग मार्केट्स में लगा, यू नेवर नो, जापान से पैसा उठा के किसने कहाँ कहाँ घुसाया हुआ है, वी डोंट नो। भाई इसका डेटा तो अवेलेबल होगा, लेकिन कंसोलिडेटेड डेटा कौन निकालेगा? सेबी। सेबी के पास इतना टाइम नहीं है भाई। सेबी हमारा दूसरे कंपनीज को संभाल ले, फटीचर जो खराब कंपनीज है उनको डिबार कर दे, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर हमारा रेगुलेटर हमें रेगुलेट, हमारे बाजार को रेगुलेट ठीक से करे, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पॉजिटिव बात कह रहा हूँ। तो ये डेटा निकालेगा कौन? अब डेटा तो हमेशा इवेंट होने के बाद में बाहर आता है। सो दिस इज वन रिस्क विच इज पोटेंशियली ब्रूइंग इन द मार्केट, कि कैरी ट्रेड अगर क्रैश हुआ, जो लास्ट टाइम 2022 में भी ये झटका एक बार खा चुका है यूएस का बाजार।
कल यूएस के मार्केट में इंटरेस्टिंग क्लोजिंग आई। डाउ जोन्स -0.9%, यानी ऑलमोस्ट 1% नीचे बंद हुआ। नैस्डैक ऑलमोस्ट 1% ऊपर बंद हुआ। और S&P 500 0.5%, आधा टका ऊपर बंद हुआ है। बट डाउ जोन्स धीरे 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 करके वो अपने खतरे के निशान से गिरावट जहां से शुरू होती है वहां पहुंच रहा है। अब जापान का ये जो प्रॉब्लम है ये कोई नया तो है नहीं, ये तो चला आ रहा है पहले से। लेकिन जापान की करेंसी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होना, ये काफी सालों के बाद हो रहा है। दिस इज नॉट नॉर्मल। डॉलर इतना कमजोर पड़ जाएगा कि यूएस फेड भी जापान की करेंसी को बचाने में लगा है। अच्छा, वो क्यों जापान की करेंसी को बचाने में लगे? उनको खुद को चाहिए कि भाई कैरी ट्रेड चलता रहे, उनके भी फायदे में है, उनको भी सस्ता पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। और इसमें एक और रोड़ा डाला बैंक ऑफ जापान ने, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अगर वो पहले 0.5% पे दे रहे थे और हमने उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके 1.5% पकड़ा था, अब बैंक ऑफ जापान ने उनका इंटरेस्ट रेट 0.75% कर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। और वो कह रहे हैं हम और बढ़ाएंगे बैलेंस करने के लिए। ये हुआ है पिछले 25-30 साल में पहली बार कि बैंक ऑफ जापान को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े हैं। ये नहीं हुआ था। अब ये क्राइसिस, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर वो सब जाने दो कॉम्प्लिकेटेड स्टफ, क्राइसिस कहाँ जाके हिट होगा? जहां जहां ये जापान का फ्री का ब्याज पे लिया हुआ पैसा, 1% ब्याज वाला पैसा जहां जहां घुसा हुआ है वहां सबसे निकलेगा। एंड हो सकता है एफआईआई जो इंडिया में माल बेच रहे हैं, काफी टाइम से बेच रहे हैं, काफी सारा पैसा शायद हमारे बाजारों से निकल गया हो। तो हमको इस वक्त इस वजह से निफ्टी को इतना टेंशन इसका नहीं है। टेंशन जाएगा ग्लोबल बाजारों में, और मेन करके वो कैमरा का एंगल घूमेगा यूएस के मार्केट में, जहां से गिरावट शायद इस वजह से और घातक हो सकती है। दिस वाज वन। अनदर थिंग लेट्स कवर इज गोल्ड एंड सिल्वर। सबका दिमाग चकरा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सोने और चांदी पे क्या भाव देंगे सितंबर में। अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, हमने कहा था चांदी लेने वालों की चांदी होने वाली है 22 सितंबर। वो वीडियो है मेरा जब सिल्वर ने ब्रेकआउट दिया था, और मैं हर बार आपको रिमाइंड, बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, बट देना पड़ता है ना भाई। 45 ईयर्स के बाद सिल्वर ने ब्रेकआउट दिया था, तो वो ब्रेकआउट दिख रहा है। उस वक्त $45 पर सिल्वर का भाव था, पर केजी कमोडिटी एक्सचेंज पे। अभी वो भाव हो गया 115-120 डॉलर, 3 गुना हो गया ना, 4 महीने के अंदर 3 गुना। बट आप ये मत भूलो कि इतने साल का कंसोलिडेशन है सिल्वर का, तब जाके ये रिटर्न आया है। प्रॉब्लम वो नहीं है। देखो, सोने का भाव तो हम जानते हैं 2022 से बढ़ रहा है, जब से वो सेंट्रल बैंक्स ने जमा करना शुरू किया, क्योंकि पूरी दुनिया, जब यूएस पे भरोसा नहीं था, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, डी डॉलराइजेशन जब से चला, तो डॉलर बेच के सब गोल्ड लेने में लग गए, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमारा आरबीआई भी गोल्ड जमा कर रहा है, तो गोल्ड का वो समझ में आ रहा है कि वो एक सेफ हेवन एसेट है, तो वहां बाइंग हुई। बट सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी, और सिल्वर को अभी यूज किया जा रहा है एज अ ट्रेडिंग टूल। एक तरह से जो गोदाम में भर के गोदाम लॉक कर दो वैसा वाला। 65% ऑफ द वर्ल्ड सिल्वर कम्स फ्रॉम चाइना। ओके, वेरी क्लियरली 65%। और चाइना ने काफी महीनों से सिल्वर, जब से उसने सिल्वर के वर्ल्ड बेच मतलब सिल्वर बेचने पे चाइना ने जब से रोक लगाई, काफी महीनों से ये चल रहा है, तब से सिल्वर का भाव ऐसे बढ़ने लगा, क्योंकि दुनिया में सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। जितनी सप्लाई होनी चाहिए वो वैसे भी नहीं थी, और चाइना ने वो रोक लगा दिया। तो आप सोचो सिल्वर के प्राइस में सीधा सीधा एक इंक्रीमेंट उस वजह से। अब सिल्वर का भाव कब गिरेगा या स्टेबल होगा, अनफॉर्चुनेटली इसका रिमोट कंट्रोल चाइना के पास है। क्योंकि एआई से लेके एनवीडिया चिप से लेके सारा जो आपका तामझाम है उसमें आपको सिल्वर चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी भर भर के सिल्वर चाहिए। तो सिल्वर एज अ कमोडिटी, हॉर्स ट्रेडिंग चाइना कर रहा है, और ये पहले भी कर चुका है। चाइनीज लोगों की ये आदत रही है कि दुनिया जाए भाड़ में, पहले मैं तो अपना पेट भरूं, ये उनकी आदत है, ये उनका एक तरह से हिसाब रहा है। तो अब सारी दुनिया को सिल्वर में घुसा के, इवन मार्जिन ट्रेडर्स, आर्बिट्राजर्स, सबको सिल्वर में घुसा के, कल अगर चाइना बोलेगी ठीक है, कल मतलब आने वाले दिनों में, जो कि मुझे लग रहा है
कि फरवरी में ऐसा होगा कि चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आएगा कि ठीक है जी, अभी हम ना सिल्वर पे जो हमने एक्सपोर्ट एम्बार्गो लगाया था उसको हटा रहे हैं। यानी सिल्वर बेचो, चाइनीज जितना सिल्वर निकालना है निकालो। इमिडिएटली आप देखेंगे सिल्वर के ईटीएफ, सिल्वर का भाव थोड़ा एकदम क्रैश तो नहीं बोल सकते, बट 20-30% सिल्वर एज अ कमोडिटी में 30-40% गिरावट आना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे मेंबर्स सेक्शन के क्यूएनए में हमने अभी अभी सिल्वर पे भी एक व्यू बनाया था कि अगर सिल्वर में कभी गिरावट आई तो कौन से भाव पे हमें लगता है कि वहां उसमें एक री एंट्री बनती है। बट देखिए वो अब जाके चल रहे हैं, दीज आर बोथ, मैं फिर यही कहूंगा कि गोल्ड एंड सिल्वर इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही बाय या सेल करें। लेकिन अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपके पास अगर कभी एक्स्ट्रा कैश आ जाता है या कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए, तो उसको एज अ मनी फॉर्म रखने के बजाय सालों साल जो लोग 5 ग्राम सोना ले लिए, कॉइन ले लिया, 1-1 ग्राम करके जमा किया, आज उनका पैसा उनको ग्रोथ दिख रहा है। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग कमोडिटी। मैं आज भी यही कहूंगा, जबकि मुझे भाव दिखता है, पता चल रहा है कि जाएगा। जैसे सितंबर में हमने वो कॉल लिया था, उसके पहले भी लिया था। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, ये कमोडिटी में ट्रेडिंग करना मतलब आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइजेस 24/7 चलते हैं, 24/7 दुनिया भर में। और इसमें ट्रेडिंग करोगे तो बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉसेस, स्पेशली इन सिल्वर। गोल्ड का भाव करेक्शन के बाद शायद इतना ना गिरे, लेकिन किसने सोचा था हम 1,65,000 पर 10 ग्राम, 1 तोला सोना 1,65,000 पे निकल जाएगा इतनी जल्दी। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये किसी के, मैंने कहा ना, किसी के सोच के बियॉन्ड है, सबके सोच के बियॉन्ड है। सिल्वर में लेकिन हाँ, अगर चाइना ने वो घोड़े खोल दिए उनके और सप्लाई मार्केट में आ गई, तो सिल्वर के प्राइस में थोड़ा 30% करेक्शन पहले भी आ चुका है। और सिल्वर का एक प्रॉब्लम बताऊं क्या है, क्यों मैं आपको ट्रेडिंग से उसमें थोड़ा वार्न कर रहा हूं। क्योंकि सिल्वर बहुत साल, दोनों सोना और चांदी दोनों 5-5 6-6 साल एक ही प्राइस पॉइंट में घूम सकते हैं। देखिए अभी 1,65,000, 1,65,000 सोना हो गया, और करीब करीब 3 लाख रुपया किलो की चांदी हो गई है ना। 1,65,000 10 ग्राम सोना, 3 लाख, 3.25 लाख या शायद उससे ज्यादा की चांदी हो गई है 1 किलो की। तो हो सकता है कि जब ये जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सबसाइड हो जाए, अगर हो जाए, तो ये प्राइस है ना सालों साल 5-6 साल इधर ही घूमता रहे, हिले नहीं। 2% ऊपर, 3% नीचे, फिर 2% ऊपर, ऐसे साइडवेज। साइडवेज ट्रेड बहुत होता है सोने चांदी में, 5-5 6-6 7-7 साल भी हो चुका है। तो वो साइकिल अभी दिख रही है आते हुए, जहां प्राइस अपना एक लेवल पकड़ के पकड़ लेगा। सोने में भी हुआ था ये पहले, बहुत साल से वो प्राइस हिला ही नहीं। बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर को चाहिए अनसर्टेनिटी। ट्रम्प के जैसा आदमी जब पावर में आता है, जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचाता है, दोज अनसर्टेन टाइम्स आर फ्रेंड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बेसिकली। तो ये आप समझ के चलिए, जहां दुनिया में स्थिरता आ गई, सब कुछ ठीक से चल रहा है, वहां ये दोनों के भाव नहीं बढ़ेंगे। तो अब हमें, अब वो डिसीजन हम कैसे लेंगे कि कब दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी, जियोपॉलिटिकली सब ठीक होगा। कोई भी रेलेवेंट बेसिक आईक्यू वाला इंसान आपको ये बताएगा कि इस वक्त जो दुनिया की हालत है, क्लियरली इट डजंट लुक लाइक कि बहुत जल्दी ये हम स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर में जाएंगे। हो सकता है 1-2 साल में चले जाएं, तब तक ये प्राइस में अफरा तफरी चलती रहेगी। लेकिन हाँ, ये पक्का है, द मोमेंट वी हैव अ स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर, लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप 2029, सॉरी 2028 का चुनाव है वहां, 2028 नवंबर में, लेट से डोनाल्ड ट्रंप खड़ा नहीं होता है, या खड़ा होके भी हार जाता है। वैसे तो यूएस में थर्ड टाइम यू कैन नॉट स्टैंड फॉर प्रेसिडेंट। अब तक तो हालत ये है कि यूएस में थर्ड टाइम आप प्रेसिडेंट खड़े नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 बार। तो अगर रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप, 2028 नवंबर है वो भी, हाँ, तो 2028 नवंबर इज ऑलमोस्ट अभी 3 साल दूर है उसके, और हैं हमें 3 साल झेलना है उसको। हो सकता है उसके बाद स्टेबिलिटी आए।
तो तब तक ये सोना चांदी का खेल चलता रहेगा। यू नेवर नो, मतलब दीज आर थिंग्स आप कौन प्रिडिक्ट कर पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जब तक स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में पॉलिटिक्स नहीं था, जब तक पॉलिटिशियंस इसमें घुसते नहीं थे, या जब तक हम लोग जियो पॉलिटिक्स की एंट्री जब तक नहीं हुई थी, तब तक ट्रेडिंग में ना थोड़ा और एक अलग फ्लेवर होता था, थोड़ा मजा आता था कि इंसान ट्रेड करे, क्योंकि उसके पैरामीटर्स सेट होते थे। अभी क्या हो गया है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, पिछले 2 साल से ये जियो पॉलिटिकल एंगल जब से घुस आया है ना, जिसके वजह से ओवरनाइट ट्रम्प वहां कुछ बोल देता है, किसी पे हमला कर देगा, कहीं से खबर आ जाएगी, और सोते हुए आप सुबह उठोगे और आपका स्टॉक नीचे गिर गया, आपने को पता भी नहीं चलेगा। ये सेम चीज जो स्टॉक मार्केट में हो सकती है, गोल्ड एंड सिल्वर में तो पहले हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर 24/7 है, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी। 24/7, उसका कोई स्टार्ट या स्टॉप टाइम नहीं होता है, 9:15 से 3:30 बजे तक कुछ नहीं है। सो दिस वाज अ पर्सपेक्टिव, बिकॉज काफी लोगों ने आपने पूछा था कमेंट में कि गोल्ड सिल्वर पे एक पर्सपेक्टिव चाहिए। सो आज के वीडियो में हमने फोकस किया ये जापान का क्राइसिस और ये गोल्ड सिल्वर पे एक व्यू पॉइंट, जो दो खतरे लग रहे हैं। बट मेरे को लगता है जापान का क्राइसिस सबसाइड जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व जब तक बैठा है, वो जापान को, मेरे ख्याल से जापानीज लोगों से ज्यादा यूएस को चिंता है। वो जापान को अपने अपने स्वार्थ के लिए शायद वो डूबने नहीं देंगे उनकी करेंसी को। डॉलर डूब रहा है, लेकिन इस वक्त वो लोग जापानीज येन बचाने के चक्कर में है, क्योंकि उनको पता है अगर येन ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो उन्हीं के मार्केट पे प्रेशर आएगा सेलिंग का। तो फेडरल रिजर्व नोज दिस, और शायद वो उसको बचा लें। बट वही मैंने कहा ना, आप दुनिया में कहीं भी हो, अगर आप मार्केट की स्टेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी सरकारी लोगों के हाथ में डाल रहे हो, चाहे इंडिया की सरकार हो चाहे यूएस की सरकार, तो आप सोचो फिर मार्केट में क्या बच गया। अगर हम ट्रम्प के ट्वीट के हिसाब से, या हमारे इंडिया ईयू ट्रेड डील के हिसाब से बाजार ऊपर जा रहा है, तो मतलब बाजार का इंटरनल स्ट्रेंथ तो खत्म ही हो गया ना, खलास हो गया, कुछ बचा ही नहीं। मतलब सारा पॉलिटिक्स के ऊपर ही चल रहा है, विच इज नॉट हाउ ट्रेडिंग यूज टू हैपन फॉर ऑल दीज इयर्स। ये नया, ये 2020 से जब से हम घुसे हैं ना, 2020 में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये एक नया जियो पॉलिटिकल एंगल कोविड के बाद से घुस आया है। ये पहले इतना नहीं होता था। और पूरा दशक, मुझे लगता है ये पूरा डेकेड, एक शब्द हमेशा हमारे साथ लटकती तलवार रहेगी, वो शब्द है अनसर्टेनिटी फॉर ट्रेडर्स। Maybe when we step into 2029 पोस्ट ट्रम्प एरा, शायद ये ना हो। अच्छा, एक प्रोबेबिलिटी और है जो मैं जाते जाते आपको कहना चाहूंगा। 2026 नवंबर में यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है, मिड टर्म, वहां हर 2 साल में वापस मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। अगर मिड टर्म में डेमोक्रेट्स की पार्टी रिपब्लिकन से आगे निकल गई, एक या दो सीट से भी आगे निकल गई, तो ट्रम्प के जो लास्ट के 2 साल बचेंगे, नवंबर 2026 से नवंबर 2028 के जो 2 साल का ट्रम्प का टर्म बचेगा, शायद वो काफी ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। बस डेमोक्रेट्स को कुछ सीट्स जीतनी है सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, अगर वो जीत गए जो वहां की लोकसभा राज्यसभा में, सपोजिंग ट्रम्प प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके ऑपोजिट पार्टी जो है वहां तो दो ही है ना, वो अच्छा है कि ये नहीं तो ये, ऑपोजिट पार्टी डेमोक्रेट्स अगर अपने सीट्स ले लेते हैं, तो शायद फिर हर फैसले को वो रोकने की कोशिश करेंगे, या शायद फिर डेमोक्रेट्स उनका वो 25th अमेंडमेंट है उसको लागू करके ट्रम्प को इम्पीच ही कर दें, यानी हटा ही दें उसको। लेकिन अगर ट्रम्प हटेगा तो उसका डेप्यूटी जेडी वैंस वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। और पता नहीं, जितना मैं उस आदमी के बारे में सुनता हूँ, वो द गाय इज लाइक ट्रम्प ऑन स्टेरॉइड्स। आई डोंट नो वेदर इट्स द फैक्ट, बट जितना मैं अमेरिका में अपने लोगों से सुनता हूँ, जेडी वैंस अगर प्रेसिडेंट बना तो ही इज डोनाल्ड ट्रम्प ऑन स्टेरॉइड्स। तो नो बडी वॉन्ट्स दैट। बट क्या, क्या जमाना आ गया है ना, मतलब इधर कुआं और उधर खाई, गिरना तो तय है। एनीवे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून दोस्तों। हमारा मार्केट तो ठीक है ना, 25,150 बचा रहा है, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग रैली बाजार को बजट के बाद पलटी देने की कोशिश कर रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर निफ्टी एटलीस्ट। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र।